ओमान, यूएसए और कनाडा जैसी टीम्स के सामने हारने के बाद आखिर नेपाल ने ऐसा क्या चेंज किया कि स्कॉटलैंड और नीदरलैंड जैसी मजबूत टीमों को स्कॉटलैंड जा करके हरा दिया। अब देखो, वो होम कंडीशन नहीं थी, उसके बाद भी ये सक्सेस रेट दिखा। इस वीडियो में कुछ ऐसी ऑब्वियस फिगर्स पर बात करेंगे जिससे शायद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और मैं एज यूजुअल आपकी भी ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आपका क्या ख्याल है इस पॉइंट पर जो मैं अभी मेंशन करने वाला हूं, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो के दो मैचेस जो नेपाल अपने घर से बाहर खेल रहा था, यूरोप वाले लैंड पर खेल रहा था, और वहां जाकर के उसने हरा दिया। मैच या फिर उसके फिगर्स से आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ स्टैट्स बताता हूं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद फिर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स से बढ़ेंगे और फिर हम उस डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि फर्स्ट मैच और सेकंड मैच, दोनों ही मैच में नेपाल ने रिकॉर्ड रजिस्टर करा। जैसे पहले मैच का आप सबको पता है कि नेपाल ने हाईएस्ट एवर सक्सेसफुल रन चेज ओडीआई में किया, या फिर लिस्टे, ओडीआई और लिस्टे दोनों क्रिकेट निकाल लोगे तो 297 वाज द हाईएस्ट एवर बाय नेपाल। तो पहले मैच में तो आपने ये रिकॉर्ड रखा था जब करण केसी का हीरोइक हमने देखा था, और जबरदस्त तरीके से उन्होंने खेल करके लास्ट बॉल रहते, वाइड लास्ट बॉल पड़ते, उस मैच को नेपाल ने जीत लिया। ठीक है, सेकंड मैच की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड मैच में जब नेपाल ने एक और 220 प्लस का टोटल चेस डाउन कर लिया, तो फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ है कि नेपाल ने दो कंसेक्यूटिव मैच जिसमें 220 से ऊपर का टोटल उनके सामने था, और उन्होंने उन दोनों मैचेस में जीत हासिल की। मतलब अब से पहले आप कंसेक्यूटिव मैचेस जीते थे, लेकिन कंसेक्यूटिव मैचेस इस तरह से जीतना कि आपके सामने 220 से ऊपर का टोटल लगा हो और आपने उसको चेस डाउन कर लिया हो, ये पहली बार हुआ है। सो और दोनों ओडीआई और लिस्टे दोनों में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 220 से ऊपर का टोटल था और आपने उसको चेस डाउन कर लिया, विच इज अगेन अ रिकॉर्ड फॉर दिस। लेकिन एक और है जो काफी इंटरेस्टिंग, और वो ये कि देखो, दो मेजर बॉक्सेस तो आपने टिक कर लिए, लेकिन क्या यूरोप में कभी ऐसा हुआ था कि नेपाल ने जाकर के दो कंसेक्यूटिव मैचेस जीते? क्योंकि भाई आप घर पर नहीं खेल रहे, आप यूरोप में खेल रहे हो। सो यस, हुआ था, लेकिन 15 साल पहले हुआ था। 2010 में डिवीजन 4 WCA डिवीजन 4 की जिस टाइम टूर्नामेंट चल रहा था, उस टाइम पर नेपाल ने 2010 में यूरोप में जाकर के दो कंसेक्यूटिव मैचेस जीते थे। लेकिन अब आप सोचो कितना टाइम हो गया, 15 साल बाद आप जाकर के एक बार फिर से यूरोप में दो कंसेक्यूटिव मैचेस जीतते हो। सो एज अ टीम ये कुछ तीन बड़े रिकॉर्ड्स हैं, और वाकई ऐसा है जो दिखाता है कि नेपाल ने कुछ तो चेंजेस किया। अब आते हैं प्लेयर्स की तरफ, और प्लेयर्स की तरफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। मैं आपको 5 सेकंड का पॉज लूंगा मैं, सो दैट आप माइंड में सोचो और मुझे ऑनेस्टली बताना कि क्या आपने जवाब यही सही ये किया था, इमेजिन किया था, या फिर आपने कुछ और आंसर सोचा था। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आरिफ जो है, जिनके बारे में आप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इफ्स एंड बट्स सुन रहे थे कि टीम में होंगे या नहीं होंगे, उन्होंने अब तक ओडीआईज में 3 प्लेयर ऑफ द मैच, इनफैक्ट उन्होंने अब तक अपने इंटरनेशनल करियर में 3 प्लेयर ऑफ द मैच लिए हैं, 3 के तीनों जो हैं वो ओडीआईज में लिए हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर नेपाल। और सीडब्ल्यूसी अब तक जितने लेग्स हुए हैं उसमें इनका एवरेज भी अदर प्लेयर से काफी बेहतरीन है, इनफैक्ट सबसे बेहतरीन है। ठीक है, अब आते हैं, मैं उस सवाल पर आता हूं जिसके आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, और उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। बट उस 5 सेकंड में अगर आपने गेस कर लिया तो मुझे कमेंट में बता देना कि आपने सही गेस किया था। सवाल यह है कि ओडीआईज में नेपाल के लिए वो कौन सा प्लेयर है जो सबसे ज्यादा बार रन आउट हुआ है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाला ओडीआईज में नेपाल का वो कौन सा प्लेयर है? टॉप 2 के नाम मैं आपको बताऊंगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 सेकंड्स आर आउट। आई होप कि आपने आंसर सोच लिया होगा, और आई होप कि आप ऑनेस्टली बताओगे। सो पहला नाम है दीपेंद्र सिंह आइरी। जी हाँ, दीपेंद्र सिंह आइरी नेपाल के वो बल्लेबाज हैं जो सबसे तेज भागते हैं बिटवीन द विकेट्स, लेकिन वो 7 बार ओडीआईज में रन आउट हुए हैं, जो कि मैक्सिमम नंबर है बाय एनी नेपाली बैटर इन ओडीआई। और इमेजिन करो कि दूसरे पर किसका नाम है? दूसरे पर नाम है रोहित पौडेल का, 5 टाइम्स। अब आप सोचो कि ये दो वो प्लेयर हैं जो सबसे तेज भागते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वो दो प्लेयर हैं जो ओडीआईज में सबसे ज्यादा बार रन आउट हुए हैं नेपाल की तरफ से। इसका मतलब ही साफ है कि काफी बार ऑपोजिशन की गलती से, बिकॉज वो तो काफी तेज भागते हैं, और काफी बार जल्दबाजी में, जैसे हमने पिछले मैच में देखा, रोहित जब रन आउट हुए वहां पर ऐसा लगा कि वो काफी जल्दबाजी में थे, काफी जल्दी भाग गए, और उसके बाद उनको उतना टाइम नहीं मिला कि वो क्रीज तक पहुंच पाए। सो कभी कभी क्योंकि आप बहुत जल्दी भागते हो तो आपको पता होता है आप पहुंच जाओगे, आप निकल जाते हो, लेकिन दिन आप रियलाइज करते हो कि नहीं यार, यहां पर तो नहीं भागना। सो डीएस आइरी एंड रोहित पौडेल वो दो इंसान जो सबसे तेज हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा बार रन आउट हुए। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने सही जवाब सोचा था या फिर आपने किसी और का नाम सोचा था। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैट्स एंड फिगर्स की बात। अब आते हैं हम असल मुद्दे पर जिस पर ये वीडियो है।
नेपाल ने पिछले कुछ मैचेस में ऐसा क्या अलग किया? सो मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं पिछले साल 2024 के फरवरी में, बिकॉज अभी हम जून में बैठे हैं, लगभग एक साल पहले, और कुछ 2-3 मैचेस का ही जिक्र करूंगा, पूरा डिटेल लेकर नहीं आऊंगा। सो सबसे पहले आपको बताता हूं फरवरी 15 जब नामीबिया के खिलाफ नेपाल खेल रहा था, उस टाइम पर नेपाल 131 पर ऑल आउट हो गया था। देखो, नेपाल का जो मेजर कंसर्न काफी बार रहा है वो ये रहा है कि 50 ओवर्स में पूरा 50 ओवर्स नहीं खेल पाती थी टीम, या फिर अगर 50 ओवर्स खेलती थी तो बहुत ज्यादा ठुक ठुक हो जाता था, जिस वजह से रन्स बहुत अच्छे नहीं बनते थे। सो इस टाइम भी वही हुआ था, 41 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई थी, 131 का स्कोर बोर्ड पर लगा था। सो आपने 50 ओवर कंप्लीट नहीं करा। फिर दूसरे मैच में आओगे, फरवरी 17 वाले नीदरलैंड वाला मैच, हालांकि वहां पर नेपाल उस मैच को जीत गया था, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। सो जीते हुए मैच के बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम कमियों के बारे में बात कर रहे हैं। सो वो मैच आप काफी अच्छा मैच था, 141 फॉर 1 आपने चेस डाउन के लिए 9 विकेट्स आप उस मैच को जीत गए थे। लेकिन फरवरी 21 आप एक बार फिर से नेपाल वर्सेस नामीबिया के मैच को देखो। नेपाल पहले बल्लेबाजी करता है, 168 पर ऑल आउट हो जाता है 37 ओवर्स में। पिछले मैच में 41 ओवर्स में ऑल आउट हुआ, इस मैच में 37 ओवर्स में ऑल आउट हुआ। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है हमें कि 50 ओवर्स कंप्लीट नहीं कर पाती थी टीम, और जिस वजह से काफी बार ऐसा होता है कि जब आप पूरी बॉल्स ही नहीं खेलते हो तो अपने बेस्ट रन तक नहीं पहुंच पाते हो। या फिर आप ओमान वर्सेस नेपाल देख लो, जब आप 18 सितंबर की बात करो, सो वहां पर नेपाल ने 50 ओवर खेला था, लेकिन स्कोर क्या बोर्ड पर लगा, 220, और उसको ओमान ने चेस डाउन करा। काफी क्लोज मैच था, बट चेस डाउन हो गया। सो जब आप पूरा ओवर खेलते हो तो कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर के रन जो है वो कम हो जाते हैं। जैसे आप सितंबर 22 2024 पिछले साल की अगर बात करो, तो वहां पर भी कनाडा और नेपाल के बीच में जो मैच हो रहा था, नेपाल ने पहले बैटिंग की थी, 181 रन स्कोर किए थे 46 ओवर्स में। मतलब फिर 50 ओवर्स कंप्लीट नहीं हो पाए। सो बेसिक बताने का रीजन यह है कि अब तक नेपाल ने जो मैचेस खेले हैं पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, मैं एकदम ऐसा नहीं कि 10 साल पुरानी बात कर रहा हूं, रीसेंट पास्ट में जो नेपाल ने मैचेस खेले हैं, उसमें जो सबसे बड़ा फिगर दिखा था वो ये दिखा था कि चाहे तो नेपाल के बैटर्स काफी ज्यादा स्लो खेल रहे थे, और उस चक्कर में अगर वो 50 ओवर खेल भी लेते थे तो बड़ा स्कोर नहीं लग रहा था, या फिर अगर वो थोड़े रन्स कर रहे थे तो उनकी विकेट, उनका कोलैप्स देखने को मिल रहा था, जिस वजह से वो 41 ओवर 37 ओवर पर ऑल आउट हो जाते थे। अब ये दो चीजें जो है वो सबसे ज्यादा बदली हैं। जैसे अगर आप देखोगे रीसेंट मैचेस में, तो उसमें हमने एक चीज बहुत ऑब्वियस नोट किया, हालांकि मैंने पिछली वाली वीडियो में कुछ नेगेटिव से बात किया था, इस वीडियो में नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, इस वीडियो में चेंजेस से बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चेंजेस से बात कर रहा हूं। ठीक है, नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करता है, 296 बोर्ड पर लगाता है, और नेपाल उसको 49.5 में चेस डाउन करता है। अब वो मैच हम सबको याद है कि भाई स्टार्ट अच्छा हुआ था, फिर उसके बाद मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा स्लो हो गया था, और फिर इवेंचुअली जाकर के हमने वो करण केसी की अनबिलीवेबल नॉक देखी। लेकिन एक चीज हमें दिखा कि नेपाल ने अलग किया, वो ये कि वो मैच को डीप लेकर के, यूजुअली चेस डाउन में काफी बार हमने देखा है कोलैप्स होते हुए, हमने काफी बार देखा है थोड़ा सा जल्दबाजी करते हुए और उसमें बैकफुट पर आते हुए। तो यहां पर नेपाल का जो अभी फिलहाल की आइडियोलॉजी दिख रही है, या फिर स्टुअर्ट लॉ की जो फिलहाल की, हालांकि मैं स्टुअर्ट लॉ को बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं दूंगा, उसका सिर्फ एक रीजन है कि अभी 2 ही मैचेस हुए। ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत काम किया है, काम किया भी होगा और आगे और काम करेंगे, बट ये चीज समझ में आ रही है कि एक बात के लिए आप क्रेडिट दोगे स्टुअर्ट लॉ को, कि शायद ये बात कन्वे कर दी गई है कि मैच को डीप लेकर जाओ, 50 ओवर का मैच है, जल्दबाजी में नहीं रहना, जल्दबाजी में दिक्कत हो सकती है। और देखो, पहले मैच को भी आपने 50th ओवर में एक बॉल पहले चेस किया, वाइड क्योंकि काउंट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से 49.5 में आपने उसको चेस डाउन करा, क्योंकि आपको अपने लोअर बैटर पर भरोसा है, आपको भरोसा है कि वो मैच को निकाल सकते हैं। अब आप देखो पिछले मैच में क्या हुआ, सेकंड मैच में आपके सामने पहले जब नीदरलैंड बल्लेबाजी करने हैं, उन्होंने भी कुछ 225 रन बोर्ड पर लगाए। अब वो मैच जो है वो आराम से 40 ओवर के आसपास में चेस डाउन किया जा सकता था, लेकिन हमने वहां भी यही चीज देखी, मैच को डीप ले जाने वाली चीज। आपने अगर एमएस धोनी को काफी बार बल्लेबाजी करते हुए देखा होगा, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो मैच को काफी डीप ले जाते थे। तो वो एक इंडिविजुअल है, उसको खुद पर भरोसा है, बट ये भरोसा पूरी टीम में आना, इसमें जरूर थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये हमने पिछले मैच में काफी अच्छी तरह से देखा कि जब आप 225 चेस डाउन कर रहे थे, उसके बाद बड़े धीरे आपने 26 ओवर्स में 100 रन कंप्लीट किए थे। वहां पर लगा कि यार इतना स्लो क्यों हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आया जब रिक्वायर्ड जो कि कहीं 4.5 का था, वो एक टाइम पर 6 से ऊपर चला गया। फिर लग रहा था यार क्यों इतना स्लो हो रहा है, क्यों, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आरिफ आउट हो जाए। आरिफ का एक कैच छुड़ा 25 पर, तो लगा यार कहीं ऐसा ना हो कुछ मिस्टेक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई निक लग जाए या कोई टॉपेज लग जाए और फिर विकेट गिर जाए। थोड़ा तेज खेल सकते हैं, एटलीस्ट 5 रन हर ओवर में लगा सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। बट अच्छी बात यह रही कि जैसे जैसे आप मैच में डीप जाते गए, उसके बाद आरिफ ने गियर शिफ्ट करा और फिर 47 ओवर में ही मैच को जो है वो खत्म कर दिया।
आरिफ ने 99 बॉल में 78 रन लगाए, जिसमें 2 छक्के 7 चौके थे। और दीपेंद्र सिंह आयरी जिन्होंने काफी स्लो शुरुआत की थी और बिल्कुल वो डिफेंसिव मोड में थे, वो बिल्कुल मूड में नहीं थे कि मैं बॉल को मारूंगा। धीरे 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 38 रन कंप्लीट किए 51 बॉल में, जिसमें 3 चौके थे, एक भी सिक्स नहीं था। इसमें काफी लोगों का ये मानना है कि आयरी की ये वाली इनिंग काफी अच्छी थी। अगर इस तरह की और इनिंग्स वो खेलेंगे तो शायद वो डेवलप हो जाएंगे ओडीआईज के लिए, बिकॉज इस टाइम पर ओडीआईज के लिए उन पर बहुत बड़े सवाल रहते हैं कि यार आयरी जो है वो ओडीआईज में आकर के काफी ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं और इस वजह से वो मेडन ओवर्स भी काफी बार खेलने लगते हैं। जैसे ब्रेंडन मवे का ओवर था, उस टाइम पर उन्होंने मेडन खेल लिया। सो अब अच्छी बात यह है कि आपने एक नया प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट किया है और आप बड़े स्मूथली एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपको अपने आगे वाले बैटर्स को रोल भी दे दिया है और उनसे रिलैक्स भी हो। जैसे कल गुलशन आए और उन्होंने छक्का चौका लगाया, काम खत्म कर दिया, वो रुके नहीं ज्यादा। तो ऐसा लग रहा है कि स्टुअर्ट लॉ ने नीचे वाले प्लेयर्स को कह दिया है कि भैया आपका काम है। एक तो पहली बात ऑब्वियसली सिचुएशन देखकर खेलोगे, ऐसा नहीं कि आप जल्दी विकेट गिर गए तो जाके मारने लगे, सिचुएशन देखोगे उसके हिसाब से खेलोगे। अगर आप चेज कर रहे हो, बॉल और रन देखोगे, सबसे करोगे। और जो नीचे वाले बैटर्स हैं उनको कह दिया है कि भैया जब आप पहुंचो, कम रन है, रिस्क लो, छक्का चौका लगाओ और जीत करके आ जाओ। और अगर आप मिडिल ओवर से खेल रहे हो उसको धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ो और लास्ट में जाकर जीतो। सो अब देखना यह है कि क्या यही वाली प्लानिंग आगे भी एग्जीक्यूट होती है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग से मुझे चीजें समझ में आई वो ये कि नेपाल इस टाइम पर मैच को डीप लेकर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है और आराम से खेलने की कोशिश कर रहा है कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा स्लो एंड स्टेडी जाएंगे, 2-4-5 मैचेस, 2-4-5 टूर्नामेंट होंगे, उसके बाद इसको अडाप्ट कर लेंगे और फिर जाकर के वहां से गियर शिफ्ट करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम 50 ओवर के मैच को 40 ओवर में जीतेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए नेपाल ऐसा लग रहा है कि इस बात से काफी सेटल्ड है कि हम मैच को डीप लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद जाकर जीतेंगे। मेरे पास एक कमेंट आया था फेसबुक पर, इनफैक्ट उसमें एक पिक्चर लगी हुई थी जहां पर आई थिंक वेंडन मवे इस तरह से आरिफ को पकड़ रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो शायद पिक्चर थी और उस टाइम पर किसी ने कहा कि इस पर बात कीजिए, तो वो कुछ ऐसा था नहीं, वो एक मजाक वाला मोड था। बिकॉज आपने अगर वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखा था मैच के दौरान वो होते हुए, लेकिन उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ था। दोनों हंस रहे थे, मतलब पहले पैर पकड़ा और उन्होंने देखा कि बॉल जो है वो लॉन्ग ऑन में काफी दूर गई थी, तो उन्होंने पैर पकड़ा और फिर उसके बाद आरिफ ने इस तरह से पैर छुड़ाया और फिर वो दूसरे एंड पर गए और बाद में वो दोनों हंस भी रहे थे। सो इट वाज प्रीटी क्लियर कि वो मजाक का मूड चल रहा था और वहां पर कुछ ऐसा ज्यादा सीरियस था नहीं डिस्कस करने को। बिकॉज इस तरह के फंस काफी बार क्रिकेट फील्ड पे चलते हैं, तो उसको ज्यादा पिक्चर देख करके नेगेटिव आइडियोलॉजी मत रखिए। खैर मेरे हिसाब से मेरा ये ओपिनियन रहा कि मैच को नेपाल इस टाइम पर डीप ले आने की कोशिश कर रहा है और मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी रखे और जाहिर सी बात है इसके अलग भी एग्जांपल्स होंगे जहां पर नेपाल ने पूरे ओवर्स खेले होंगे और अच्छे रन किए होंगे। लेकिन हम कुछ उस मैचेस की बात कर रहे थे जो हम पिछले कुछ मैच से लगातार देख रहे हैं और उसके एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे। आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, you guys take care. I'll see you very soon.